तो चलिए आज फिर पार्ट 2 की शुरुआत करने आए हैं हम लोग। ठीक है। कल पार्ट 1 तो सभी ने देख ही लिया होगा। नहीं देखे हो भाई तो पार्ट 1 देख के आओ। ठीक है। सीधे क्लाइमैक्स किसी मूवी का देखने से ना स्टोरी समझ नहीं आएगी। और पढ़ाई है ये तो वैसे भी और भी नहीं आएगी। तो देखो, कल लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कल क्या किया था, पहले एक बार वो दिखा दे रहा हूँ मैं। कल लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया था? कल हमने लास्ट टॉपिक ये देखा था कि कैसे एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए से ज्यादा, 100 रुपए से कम, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने देख ली थी। जिन्होंने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर चेकआउट करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड ट्रांसफर, मतलब कि एक वैलिड ट्रांसफर होने के लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोली जाती है कि एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? ट्रांसफर शुड बी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन्स। टू और मोर लिविंग पर्सन्स इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है ये? कि अब आप ये नहीं कर सकते कि वो आदमी अब मर गया है तो अब वो हमको मरने के बाद वो मेरे सपने में आया और सपने में आके उसने मुझे ये अपनी जायदाद दे दी। तो हंसी मजाक उस कदर का हो सकता है, पर असलियत में नहीं। असलियत में अगर आपको ट्रांसफर करना है अपनी प्रॉपर्टी को तो दोनों का जीवित होना अनिवार्य है। ठीक। द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या है जी? हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स से, एंड बी ऑफ ए ट्रांसफरेबल नेचर। आप बोलिएगा कि भैया हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब तो ट्रांसफरेबल नेचर की होती है तभी तो होता है। ना ना ना, बहुत जगह आप देखिएगा कि होता है कि ये मतलब गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस रहता है कि सर्टेन कम्युनिटी ही शेयर कर पाएगी, तो वो तो आप नहीं कर सकते। एक होता है सेलेबल प्रॉपर्टी, एक नॉन सेलेबल। ये सारी चीजें होंगी जब आप जमीन खरीदने के लिए जाइएगा तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। तो जो सेलेबल प्रॉपर्टी आप वही खरीदिएगा ना, तो वही दिया जो ट्रांसफरेबल नेचर का हो। उसके बाद एनकम्ब्रेंसेस हिंड्रेंसेस ना हो, मतलब मान लीजिए कि वो एक प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग केस चल रहा है, कहाँ पे? कोर्ट में। कोर्ट में क्या चल रहा है भाई? इसके लिए एक केस चल रहा है। दो पार्टी लड़ रही है कि ये प्रॉपर्टी मेरा या फिर ये प्रॉपर्टी मेरा। अब क्या किया, मान लीजिए ए और बी आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा मेरा। तब तक बी ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया। तो क्या अब आप, तो क्या अब मान लीजिए आप ही सी है, तो क्या अब आप ये प्रॉपर्टी के मालिकाना हक ले सकते हैं? नहीं। समझे? आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई भी हिंड्रेंसेस किसी फॉर्म का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमको बी बेच दिया, अब बी से आप बात कीजिए, वो सब नहीं चलता है। आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो सबसे पहले कि वो सेलेबल यानी कि ट्रांसफरेबल नेचर की होनी चाहिए, और दूसरा उसमें कोई भी अड़चन, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स नहीं आनी चाहिए। ठीक। अगला पॉइंट कहता है कि जो ट्रांसफर होगा वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का, अब आप बोलिएगा कि हम क्या काम करते हो जी? हम इलीगल वेपन सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। ठीक है। इलीगल वेपन, इलीगल वे इलीगल काम करते हैं, 2 नंबरी धंधा करते हैं हम। वेपन सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। तो उसमें अब आप बोलोगे कि हम एक डॉक्यूमेंट बना करेंगे, तो यार पहले से तुम पुलिस से भाग रहे हो, तुम डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में जाओगे कि अरे हम ड्रग सप्लाई किए थे, उसका ही पैसा नहीं दिया। पकड़ के मारेगा नहीं तुमको दूझाप? है? तो वही बात है, बोलता है कि ट्रांसफर जो होगा ना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन का। अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या करना चाह? अनलॉफुल कंसिडरेशन से ही कहना चाह, कंसिडरेशन पहले समझते हो जी? समझाते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। अब मान लो कि ए और बी, हाँ अरे पहला दूगो अल्फाबेट हमको पसंद है, हम लिए, तुम पी क्यू लो, एक्स वाई लो, खाली एक सेम दिमाग चलता है। तो देखो ए और बी का मान लो कि प्रॉपर्टी अपना वो लोग बेचा, तो प्रॉपर्टी कोई फोकट में देता नहीं है। ए अपना प्रॉपर्टी बेचा तो बी बदले में 50 लाख टका दिया। तो ये जो बदले में जो चीज देते हो ना जी, बदले में, अब ये पूरा का पूरा को लिस्ट दिखाएंगे कि बदले में क्या क्या दे सकते हो तुम। नहीं, वो सब चीज नहीं, पैसा ये सब होता है, तुम कुछ और मत देने लगना। तो बदले में क्या क्या दे सकते हो? तो जैसे 50 लाख रुपया दिया ही, तो जो 50 लाख रुपया दिया ना, ये यहाँ पे कंसिडरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। ठीक। अब कंसिडरेशन अनलॉफुल कैसे हो जाएगा? कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया कि मान लो कि तुम बोलोगे कि हम आपको जमीन दे देंगे, मेरा जो जमीन है 2 बीघा, आपको आप उसका मर्डर कर दीजिएगा, तो आप कंसिडरेशन में की डाले किसी मर्डर करवा देंगे। या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन कि आप हमको इलीगल वेपन सप्लाई कीजिएगा, हम आपको ये जमीन दे देंगे, आप हमको जमीन दे दीजिएगा, हम वहां पे आपका ये इलीगल धंधा करेंगे। अब कंसिडरेशन भी आपका लॉ के हिसाब से चलना चाहिए भाई।
अनलॉफुल कोई भी चीज अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो लॉ के पास ही आप जाओगे ना, कि उसको कि भाई मेरा ऐसा ऐसा चीज हुआ था, अब आप हमको न्याय दिलाओ। तो न्याय की तो पहले से ही आपने बैंड बजा रखी है अनलॉफुल चीजें करके, तो कौन कोई न्याय कैसे दिलाएगा। ठीक। इन्वॉल्विंग अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर। अब लीगली डिस्क्वालिफाइड क्या है, कल बताया था, जैसे कि आपका एनिमी हो गए, एनिमी नेशन के आपके जो सिटीजन्स हो गए, उनके साथ आप नहीं कर सकते हो। डिस्क्वालिफाइड और कौन होता है, इंसॉल्वेंट डिस्क्वालीफाई होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है जानते हो, दिवालिया, बैंकरप्ट। देखते हो ना, अभी बहुत चर्चा में भी चलता है। एक दो रहा, बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, लोन ले लिए, जब लोन चुकाने का टाइम आया तो खुद को उन्होंने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से दूं। ये ड्रंकर्ड, अब आप दारू पिए हुए हो, अल्कोहल कंज्यूम किए हुए हो, उस स्थिति में आप क्या करने का हालत में हो, नहीं तो आप क्या हो, इलीगली हो। उसके बाद कौन हो गया भाई, उसके बाद लूनेटिक पर्सन, इडियटिक, मतलब लूनेटिक इडियटिक एक ही है, जो पागल हो। पागल हो इन द सेंस कि उसको सेंस नहीं है, वो क्या बोल रहा है, उसको बातों का सेंसलेस वो बातें कर रहा है। तो वो सब क्या होते हैं ना, डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं ट्रांसफरर बनने से ही, वो बेच ही नहीं सकते। नहीं तो जो ड्रंकर्ड है, बहुत कोई आप लोग भी सुने होंगे, जो ड्रंकर्ड है, एक बोतल के लिए वो घर बेच दे यार। तो वैसे थोड़े, इसलिए लॉ भी जानती है कि ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि जो इंसान अपने सेंसेस में ना हो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज हो गई। अगला है ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफर। कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफर मतलब, अब आप बोलेगा हाँ उसको तो वो ट्रांसफर करने के लायक होगा तभी न कर रहा है, नहीं, इसमें क्या केस करना चाह रहा है, मान लीजिए अब आप है कि कर रहे कि मतलब इनहेरिटेज होगा, मतलब प्रॉपर्टी तो हम ही के पास आएगा, अभी हम बेच दे रहे हैं, फैमिली प्रॉपर्टी है आपका, बोलेंगे कि मेरा भी हिस्सा होगा, हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं। ना ना ना, जब तक आपका हिस्सा आपके नाम पे रजिस्टर नहीं हो जाता वो प्लॉट, आप नहीं बेच सकते। या फिर आप बोलिएगा कि पिताजी का प्रॉपर्टी, पिताजी के बाद तो हमारे पास ही आएगा तो हम बेच दे। जब तक आएगा, फ्यूचर में कोई चीज नहीं होती। ठीक है, फ्यूचर में सिर्फ आप सपने देख सकते हो। जब तक आपके पास प्रॉपर्टी आया नहीं है, आप उसको नहीं बेच सकते। इसलिए बोला है कि आप कॉम्पिटेंट होइए, सक्षम होइए बेचने के लिए पहले। बी एंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज नॉट, इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब वही चीज, अगर मान लीजिए आपके पिताजी का ही प्रॉपर्टी है, आपको तब फिर आपको पिताजी लिख के दिए हो कि हम इसको अधिकार दे रहे हैं कि बेच सकता है, तब आप बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि पिताजी के बाद मेरे पास आएगा तो चलो आज ही बेच दे, राजा विदेश घूम के, तो वो सब ना चलवे। ठीक है, चलिए जी आगे देखें क्या अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है द ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ ट्रांसफर। एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ ट्रांसफर मतलब कि रजिस्ट्री वगैरह जितने भी नियम कायदे हैं उसको आप फॉलो करो। ठीक है, वही दिया अगला पॉइंट, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन एक्सेट्रा शुड बी कंपाइल्ड विद, ये सबको आपका फॉलो करना होगा। ठीक है, in case of a conditional transfer where an interest is created on the fulfillment of a condition, the condition should not be illegal, immoral or opposed to the public property। ठीक है, इलीगल इमोरल वहां पे नहीं होनी चाहिए कि कंडीशन है कि हम तुमको जमीन बेचेंगे पर तुमको यहाँ पे इस चीज का धंधा करना होगा, तो इलीगल चीज का कुछ करना होगा। इमोरल चीज यानी कि आपको यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का कुछ करना है, इमोरल, वो इमोरल चीज में आएगी आपके आगे के, हम लोग वो भी देखेंगे जब हम लोग सीआरपीसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका पूरा विस्तृत रूप में इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं है, मतलब कि आपका जो भी हो, एक ही चीज याद रखो यार, लॉफुल आप काम करो, लॉ के अकॉर्डिंग्स में काम करो, तो लॉ आपको जस्टिस दिलाएगा, नहीं तो कोई आपका उपाय नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का क्या है ना, अभी आपको बताया कंसिडरेशन पढ़ाए थे, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के हिसाब से खाली सेल नहीं होता है, सेल, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, चार तरह का तरीका होता है अपना प्रॉपर्टी किसी को देने का। कितने तरीका का होता है बच्चे, चार तरीके का सर। ठीक है, अभी चार तरीका कौन कौन सा है, पहला सेल, दूसरा लीज, तीसरा एक्सचेंज, चौथा गिफ्ट। हाँ सर समझ लिया, पर बताइए होता क्या अंतर। हाँ हाँ बता रहे जी। देख सेल में क्या होता है ना, कंसिडरेशन पहले देखो, बाकी सब खेला है। जब तुम पैसा दिया और पैसे के बदले कोई चीज, कोई जमीन, कोई घर, तुम द्वार तुमको दिया, तो वो कहलाएगा सेल। अब तुम क्या किया, उससे बोला कि हम, आप हमको अपना प्रॉपर्टी दे दीजिए, हम उसमें खेती करेंगे, और 10 साल के लिए आप हमको अपना प्रॉपर्टी दे दीजिए। 10 साल के लिए तुम उसका मालिक बन गए, पर क्या इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड हुआ कि नहीं, टाइम पीरियड का बाउंडेशन जब आ गया,
तो वो हो गया तेरा लीज। यहाँ पे तुम क्या दोगे उसको, रेंट दोगे। तुम बोलोगे कि सालाना, ईयरली, पर ईयर हम आपको इतना देंगे, या तो हम आपको मंथली कुछ देंगे। तो वो सब जो हो गया वो आपका लीज में आया। बुझा। अगला चीज है तुम्हारा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का क्या चीज है ना, मैं बता रहा हूँ। एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। कोई दूसरे प्रॉपर्टी के कारण। अब क्या हुआ, अरे जी मेरा हाईवे वाला पास जो जमीन है ना, हम वो आपका होटल वाला पास का जमीन के कारण बेच देंगे, मतलब बदल लेते हैं ना। उसको होटल के पास से होटल खोलना, उसको हाईवे के पास होटल खोलना, जो भी खोलना है, होटल खोलना, गैराज खोलना, कुछ तो खोलेगा। तो वो बोला कि आप हमको ईला जमीनवा दे दीजिए, बदले में मेरा ईला जमीनवा ले लीजिए। तो जब दोनों एक के बदले दूसरा चीज, आप एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी दे रहे हो, ना पैसा दे रहे हो ना रेंट दे रहे हो, तो वो आपका एक्सचेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सचेंज। और गिफ्ट कब कहलाएगा भैया, जब आप विदाउट कंसिडरेशन। आप तो बोले थे विदाउट कंसिडरेशन नहीं हो सकता, बोले थे, और वो बताए थे ना कल का क्लास में कि एगो दुनिया में सबसे बड़ा चीज है स्टार मार्क, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड। बस वही है, ये एक्सेप्शनल केस है हमारा गिफ्ट। कभी देखे हो, हाँ, घर में अभी वही इनहेरिटेंस वाला चीज बोले, आपके पिताजी आपको जमीन देंगे तो आपसे पैसा लेंगे नहीं ना। तो क्या हुआ, वो ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिए, तो गिफ्ट के रूप में आपको कर दिए, गिफ्ट है। अफेक्शन है, लव एंड अफेक्शन के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, सारा बेसिक आपको समझ में आ गया कि क्या होता है प्राइस के लिए, रेंट के लिए, अनदर प्रॉपर्टी और विदाउट कंसिडरेशन, ये सारा चीज है। सेल का क्या है, ये भी रजिस्टर होना चाहिए, लीज भी रजिस्टर, एक्सचेंज भी रजिस्टर, और गिफ्ट तो रजिस्टर भी होगा ही। तो सारी चीजें रजिस्टर होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ताकि आपके मन में कोई भी दुविधा ना रहे। फिर से ध्यान से देखिएगा सारी चीजें, ठीक है। ध्यान से नजरें स्क्रीन पे रहनी चाहिए आपकी। सेल, प्राइस के कारण, पैसा दिया, पैसे के बदले कुछ लिया, प्राइस हुआ तो वो सेल हो गया। कुछ समय, कुछ टाइम बाउंडेशन के लिए लिया, उस समय आप उसको रेंट पे कर रहे हो, तो वो लीज हुआ। अनदर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरे प्रॉपर्टी को आपने अगर ले लिया तो वो एक्सचेंज कहलाएगा। और बिना कोई पैसा, रेंट, प्रॉपर्टी लिए, लव एंड अफेक्शन में अगर आप उसको दे रहे हो तो वो गिफ्ट कहलाएगा। दैट्स ऑल। समझ तो आ ही गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन किस लिए बनाया है यूट्यूब भाई, पूछ लेना। गजब हालत है। चलो, अब अगला आते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि इन्वॉल्व नहीं करता है किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है जिस मूवेबल और इमूवेबल से उसका कोई लेना देना ही नहीं। कल पढ़ाए थे वो, याद होगा तो बढ़िया। इंटेंजिबल पढ़ाए थे ना सबको, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको छू ना सके, जिसको फील ना कर सके, वो। तो उसका एक एग्जांपल आज दिखा दिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जैसे इन्वेंशन किए, आर्टिस्टिक वर्क किए, लिटरेरी वर्क किए, डिजाइन किए, सिंबल, नेम, इमेज, फलाना ढिमकाना, इसी को एक्सेट्रा कहते हैं जी। क्रिएटेड बाय द नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कहते हैं। सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको हम लॉ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आगे आपको हम दिखाते जा रहे हैं, देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है। अब आपका आ रहा है कि अगला आपका कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देखिए, आपके कितने हैं, गिनी नहीं, 1 2 3 4 5, 5 तरह के, 5 मेन टाइप्स ऑफ आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर्ष कौन सी रहे हो, टीचर है तुमसे वैसे जानबे करेंगे। तो ट्रेडमार्क पहला, पेटेंट दूसरा, कॉपीराइट तीसरा, डिजाइन चौथा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस पांचवा। अब ये सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट सच एज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट or service, brand name, which helps people to distinguish it from other products or services is called trademark. Trademark, ठीक है। The name of product, company, etc. are trademark. Example, Apollo Pharmacy, Titan watches. समझ आया? तो सर आप रीडिंग कर दिए, तो को समझा रहे हैं। होता क्या है ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट का, कोई भी आपका सर्विस हो रहा, प्रोडक्ट हो रहा, उसमें जो भी ब्रांड नेम है यार, पेप्सी, कोको कोला, जो इसका भी ब्रांड नेम आपका आ रहा है, अपोलो फार्मेसी, टाइटन वॉचेस, ये सब क्या है, ब्रांड का नाम है, ब्रांड का नाम है। तो ब्रांड नेम जो है वो उसका ट्रेडमार्क है।
ठीक है, वो उसका ट्रेडमार्क हो गया। समझ गए? डिस्टिंग्विश करेंगे एक बार फिर से लास्ट में सबको एक साथ, ठीक है, चिंता मत करना। ट्रेडमार्क हो गया। अब अगला क्या था हम लोग का? अगला पेटेंट था। तो अब पेटेंट देखो क्या है भाई। पेटेंट सबसे पहले आता है कहाँ पे? इन्वेंशन पे। इन्वेंशन इनोवेशन जब आप करते हो ना, तो आपका पेटेंट आता है। ठीक। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, ही कैन गेट अ पेटेंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जब आपको नया चीज का आविष्कार किए तो आपको कि वो आविष्कार का कोई दुरुपयोग ना कर ले, मेरे नाम हम बनाए, मेहनत किए, कोई उसको अपने नाम पे ना बेच ले, तो जब इसी होता है ना, तब फिर आप उसको पेटेंट करा देते हो कि अगर उसको लेना भी है तो आपसे परमिशन लेगा कि सर यूज कर ले आपका, आप बोलोगे हाँ इतना पैसा दे देना, ले लेना, तो तब उसको पेटेंट कहते हैं। अब पर्सन जो पेटेंट बनाया, इन्वेंशन किया, उसको पेटेंट ओनर कहेंगे। अब पेटेंट ओनर के ऊपर है कि वो किसको अपना प्रोडक्ट देगा और क्या उसका यूज करवाएगा और क्या करेगा। ठीक। वैसे बता दे, हम भी एगो इनोवेशन किए थे, नेशनल लेवल तक लेके गए थे। हाँ, पैसा एक के बारे में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे सारा चीज। इंडियन गवर्नमेंट का ही था वो भी। ठीक है, 10 लाख बच्चा में टॉप 1,000 में आए थे तो आपके सर, मजाक है क्या? चलिए, अगला देखिए कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का आप लोग सब सुने होंगे, जो यूट्यूबर यूट्यूब चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, फलाना, तो आप लोग सब फिल्म देख रहे हैं, तो सब में एगो वक्त तो ही 110% हम बोलेंगे कि सब सुने हैं, अगर आप गुफा में नहीं रहते तो। क्या कॉपीराइट? तो कॉपीराइट हुआ क्या ना, राइट ऑब्टेन्ड ओवर द क्रिएशन ऑफ एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, बुक्स, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग्स, स्क्रिप्चर्स आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट। आप किताब लिखे, किताब का कोई भी चीज आपको बिना पूछे कोई ना पब्लिश कर ले, कोई भी पन्ना जेरोक्स करके ना बेचने लगे, तो उसमें कॉपीराइट हो जाता है। यूट्यूब में ही आप किसी बड़ा कंपनी का गाना वाना को अगर आप ये यूज कर लिए उसके बिना परमिशन के, तो वो आपका ये हो जाता है। फिल्म आप अपलोड कर देता है बहुत कोई आजकल यूट्यूब में, तो उस पर कॉपीराइट लग जाता है। तो कॉपीराइट तो सबको समझ आ रहा होगा, फिर भी देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। एनी पर्सन हु वांट्स टू राइट अ बुक और मेक अ फिल्म बेस्ड ऑन द राइटिंग और आइडिया ऑफ अनदर पर्सन शुड सीक हिज परमिशन फॉर द आइडिया दैट ही हैज यूज्ड। अरे कुछ नहीं, वही पेटेंट जैसा हाल है कि अगर आपको उसका किताब का कोई पार्ट लेना है, उसका गाना गाना को कोई यूज करना है, तो आपको उससे परमिशन लेना होगा कि सर आपका ये चीज यूज करना चाह रहे हैं, करने दीजिएगा। हाँ बोलेगा तभी करना है। ठीक है, इसी को कह रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला जो हो गया, पेटेंट पढ़ लिए, ट्रेडमार्क पढ़ लिए, कॉपीराइट पढ़ लिए। अगला आप क्या पढ़ना है हमको? डिजाइन। तो डिजाइन क्या हुआ ना, एनी डिजाइन इन्वेंटेड बाय अ पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइंस। कोई भी डिजाइन आप इन्वेंट किए हैं तो वो भी आपका ये होगा। शेप, कलर, लाइन, पैटर्न एक्सेट्रा आर अंडर डिजाइंस। ठीक है, अब बताते हैं डिजाइन क्या हुआ। कभी बिस्किट का रैपर देखो, सब सब बिस्किट का रैपर अलग अलग आता है, सबका कार का लोगो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल का शेप अगर तुम गौर से देखोगे तो एक कंपनी का बोतल है और दूसरे कंपनी का जो बोतल है, वो दोनों का बोतल का शेप भी अलग अलग होता है, क्योंकि वो अपना डिजाइन को भी प्रोटेक्ट करा के रखा है कि इस तरह का जो बोतल है ना, इस तरह का बोतल वो हम ही बेचेंगे, तो दूसरा बोतल हम ऐसा वाला बोतल बेचेंगे। अंतर थोड़ा सा कर दिया, डिजाइन अंतर हो गया, पर हाँ एक तरह का बोतल का भी सब अपना डिजाइन करके रखता है। तो डिजाइन आपका एक तरह का यही हुआ कि आप अपना जो भी अपना आप कलाकारी दिखाए हुए प्रोडक्ट को, वो आपके प्रोडक्ट का ही मार्केटिंग कराए। अब पता चला आपका जो है क्या कहते हो, मेन फंक्शन ही है ब्रांड आपका बिजनेस का कि आपका डिजाइन, उस तरह का डिजाइन। अच्छा अगर सबको कॉपी करने दे दीजिएगा तो धंधा बैठ जाएगा ना। तो डिजाइन हो गया। अब आता है हम लोग का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जानते सब है पर नाम नहीं सुने होंगे, ये भी हम बता दे रहे हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? सर्टेन प्रोडक्ट्स और गुड्स हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। कुछ जो प्रोडक्ट या गुड होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होते हैं, एंड पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एट्रीब्यूट टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। और वो जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आजकल हर चीज हर जगह पाया जा रहा है, पर उस जगह से उसका ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, या तो वो वहां पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पहली बात, सच गुड्स एंड प्रोडक्ट बियर द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल ओरिजिन। वो सारे जो गुड्स और प्रोडक्ट्स है वो क्या करते हैं, अपना ज्योग्राफिकल ओरिजिन का, अपने ओरिजिन का ही नाम लेके चलते हैं। अरे बच्चा हो, आप भी तो अपना माँ बाप का नाम ही लेके चल रहे हो ना, माता पिता का ही नाम लेके चलते हो ना। तो बस वही है, ये जहाँ पे हुआ वही का ये नाम लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब एग्जांपल देख के समझ आ जाएगा। दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग टी मतलब जो चाय पत्ती दार्जिलिंग में उगी होगी, दिमाग में सबसे पहले आता है तिरुपति लड्डू। तिरुपति लड्डू मतलब तिरुपति का लड्डू होगा। ठीक है, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल मतलब कश्मीर का शॉल होगा। तो बस यही चीज है जो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन करा दे रही है। क्लियर है?
अब एक बार हम आपको एग्जैक्टली ये पांचों आपको हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं एकदम, क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार में। ट्रेडमार्क क्या हो गया, अपना बिजनेस का आप जो भी अपना ब्रांड नेम है वो आपका ट्रेडमार्क हो गया। पेटेंट क्या हो गया, आपने कुछ नया इनोवेशन करके कुछ जीवन में उखाड़ा तो आप उसको दूसरे के इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाह रहे तो आप उसको पेटेंट करा ले, वो आपसे पूछेगा तभी करेगा। कॉपीराइट क्या हो गया, आप गाना लिखे, वीडियो बनाए, कुछ भी किए, आप बुक लिखे और उसको आप चाह रहे हैं कि कोई आपसे बिना पूछे पब्लिश ना कर पाए तो वो कॉपीराइट हो गया, लिटरेरी वर्क के लिए कॉपीराइट यूज होगा। डिजाइन क्या हो गया, आपका ब्रांड का लोगो हो गया या फिर शेप हो गया बोतल का, किसी भी तरह का आपने क्रिएटिव चीज आपने की हुई है तो वो आपके डिजाइन के अंदर में आप कवर करेंगे और उसको फिर आप वहां पे यूज कर पाएंगे अपने प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपका कोई ये चीज चुरा ना ले। मतलब चुरा क्या लेगा यार, मतलब अपना वो यूज ना कर पाए आपके बिना परमिशन के। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वही चीज, जन्मदाता का नाम लेके चलना है कि कहाँ से आपका ओरिजिन है, कहाँ से आपका क्या है। इसका एग्जाम्पल याद रखो, सारा चीज क्लियर होगा। तिरुपति का लड्डू, कश्मीरी का सॉल, कश्मीर का सॉल, कश्मीरी सॉल, बस इसी तरह आप करते रहिए। तो इसी के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो समाप्त आज हुआ सेकंड लेक्चर। बस इसी तरह का अगर मजेदार लेक्चर से लीगल स्टडीज आपको अगर पढ़ना है और एग्जाम को फोड़ना है तो ज्यूरिस ब्रिलियंस के चैनल के पास वो सब्सक्राइब बटन है, दबा दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम।